ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है उनके लिए तो सैल्यूट बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बहादुर महिला जिस हिम्मत और हौसले के साथ तानाशाही से टकरा रही है। और चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया, काहे के चाणक्य। अमित शाह तो अगर भारत के अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की और रणनीति बनाने वाले नेताओं की सूची बनाई जाए 1947 तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आएगा, 1000 की सूची में। कार्ड दिए जाते हैं, वोट कार्ड दिए जाते हैं बोल रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं अभी तक संतुष्ट हैं हम। रुक जाइए थोड़ा सा, सुनो, ये बिलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, छाती पीट सकते हैं। इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूँ। हाँ, मैं तमीज में, मुझे तमीज नहीं आती भाटी। अरे मत देना, घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना। ये धमकी चमकी मत दिया। जो अगर माँ बाप ने शिक्षा नहीं दिया तो समाज में भी पता है। मेरे माँ बाप तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों, बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें राजकुमार भाटी पहले तो ममता बनर्जी की तारीफ करने में लगे हुए थे, लेकिन अचानक ही अमित शाह पे अटैक करने लगे और अमित शाह को भारत का सबसे बेकार नेता बोल दिया। दोस्तों, उसके बाद के शर्मा ने डिबेट में जो हाल किया उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देखिए मानक जी, चुनाव इस देश में हर साल 2-3 चुनाव होते हैं। एजेंसियां अपना काम करेंगी। ये कोयला घोटाला लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1.5-2 साल पहले लोगों के संज्ञान में आया था, और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसके आधार पर जो ईडी का इस समय प्रेस स्टेटमेंट है उस पे जो है वो सारी बातें उन्होंने स्पष्ट किया है। यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि एक प्राइवेट कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी के यहाँ ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे चुनाव के सारे नाम, उम्मीदवारों के नाम, ये सब कुछ वहां थे, उसको जाके उसको भाजपा जो है अपने पास चाहती थी, इसलिए इसको रेड मरवाया। मैं आश्चर्यचकित हूं। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं मानक जी, एक चुनाव राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची, अपनी रणनीति एक प्राइवेट एजेंसी, एक कंपनी के अंदर पास रखेगी? क्या ममता बनर्जी के पास राजनीतिक कार्यालय नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास अपना घर नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास जो है सरकारी ऑफिस नहीं है? ईडी ने आज एक प्रेस रिलीज दिया है, कल उसमें तथ्य भी रखेगी कि वहां से वो इनके लिस्ट चुराने गई थी या वो हवाले के पैसे का जो ट्रांजैक्शन है उसकी जांच करने गई थी, और उस डिस्क से, वहां से जो हार्ड डिस्क से लेके सारे कागज एक सीएम जाके उठा के ले आए और उनको ईडी के लोगों को काम ना करने दे, सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जाए, वो भी पुलिस ऑफिसरों के साथ लेके जाके। ये सीएम को भी शोभा देता है क्या? ये सीएम को संवैधानिक रूप से जो है ये अधिकृत है क्या सीएम इसके लिए? ये ठीक उसी तरह का कांड है जैसे सीबीआई ने जब राजीव कुमार को पकड़ा था वहां पर कलकत्ता में, तब भी ममता बनर्जी यही करने गई थी और वहां तो आंदोलन में बैठ गई। तो इतना निचले स्तर तक मुख्यमंत्री के पद को गिरा देना, इतने निचले स्तर तक ले जाना, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय। ईडी की रेड बीच चुनाव में हुई है। मुझे पता है अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के पक्ष में आवाज उठा दी है कि बीच चुनाव ये गलत किया जा रहा है। पहले भाटी जी आप ही बोलिए, चलिए फिर विनोद जी का कमेंट लेता हूं, पहले आप ही बोलिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है अवैध साधनों के द्वारा, अनफेयर मीन्स साधन्स के द्वारा, उसमें अब तो वो बेशर्मी पे उतर आई है। मतलब बेशर्मी के साथ चुनावों को प्रभावित करने लगे हैं। अगर 21 में 22 में कोई धांधली हुई थी, धन की इधर उधर किया गया था, ब्लैक मनी की गई थी, उसकी जांच तुरंत ईडी को याद कैसे आई जब सिर पे चुनाव है पश्चिम बंगाल में? जब चुनाव हो रहे हों तब किसी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली एजेंसी पर छापा मारना सीधे सीधे नासमझ लोगों को भी समझ में आता है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है, और ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अब कर रही है। उनके कागज चुराने के लिए। जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर होता रहा। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई धन की कोई दिक्कत, वो है, घोटाला हुआ है कोई, हाँ, तो जांच पहले भी हो सकती थी या विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। ये एन चुनाव के समय पे क्यों की जा रही है? सब नियत पता लगती है कि केंद्र जो है राज्यों को प्रभावित, और इसमें जो ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है उनके लिए तो सैल्यूट बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बहादुर महिला जिस हिम्मत और हौसले के साथ तानाशाही से टकरा रही है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
वो कहीं झुक नहीं रही है। ईडी के काम में यूं दखल देना सही है भाटी? ईडी का चुनाव के काम में दखल देना क्या सही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के कंधे पर बंदूक रख के खेल रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल साफ साफ वो करता फेवर लेता है और हम सवाल उठाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पुलिस लाठी बजा बजा के मतदाताओं को भगा रही थी, हम सवाल उठाते हैं तो इन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है। कुछ भी भाटी जी, लेकिन यकीन नहीं होता कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को वे जितवा चुके हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड करवाएंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे चुराने के लिए, लेकिन चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। और चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया, काहे के चाणक्य? सफेद कपड़ा ओ चाणक्य का मतलब क्या होता है? कौन से चाणक्य? थोड़े से 2-3 चुनाव जीत गए, अच्छे इन्होंने बहका लिया लोगों को, भड़गला लिया, तो उसमें चाणक्य राज्यों में एनडीए की सरकार है, उसमें चाणक्य हो गए, अमित शाह चाणक्य हो गए। अमित शाह तो अगर भारत के अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की और रणनीति बनाने वाले नेताओं की सूची बनाई जाए 1947 से आज तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आएगा, 1000 की सूची में। इतने बड़े नेता हैं वो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इनके जो आइकन है वो देख लो आप। अगर 1000 महान लोगों की सूची बनाई जाए तो इनके किसी आदमी का नाम नहीं आता, ना सावरकर का आएगा उसमें, ना गोडसे का आएगा, ना गोलवलकर का आएगा। काहे कि इनकी विचारधारा, काहे कि ये चाणक्य थोड़ा सा ठीक है, थोड़े दिन से इनकी चल रही है। थोड़े दिन से 11 साल हो गए, कितने चुनाव जीता विपक्ष बताइए जरा। समझ गया मैं। चाणक्य जी थोड़ा ही समय होता है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब की बार तो सरकार चंद्रबाबु नायडू ने और नीतीश जी ने बनवा दी, और नहीं तो अब की बार कहां सरकार बन रही थी। अब की बार तो बीजेपी हारी है चुनाव में। चल बस, रुलाएगा क्या? बीजेपी की हार हुई है लोकसभा चुनाव में। अच्छा ठीक है, तो ये जो चुनाव को प्रभावित करने के, मैं तो बहुत तो ईडी से चुनाव कैसे प्रभावित होगा रेड से, जरा ये भी बताइए। फिर आप कह रहे हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए रेड डाली गई। कहीं ईडी परेशान करती है, कहीं पुलिस परेशान करती है, कहीं इनकम टैक्स परेशान करता है, कहीं कैश पकड़ा जाता है विपक्षी पार्टियों का, कहीं प्रत्याशियों को परेशान किया जाता है, कहीं वोट काट दी जाती हैं, फिर कहीं वोट नहीं पड़ने दी जाती, फिर काउंटिंग में धांधली की जाती है, रिजल्ट में धांधली की जाती है। पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि एक चुनाव अधिकारी बैठ के बैलेट पेपर पे धांधली कर रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो ये आज तक हमें धमका रहे होते बीजेपी के लोग। एसआईआर जो यूपी में हुआ ना अभी, कल आप ही की पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ थे इसी शो पे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन पर एसआईआर में जो बीएलओज ने काम किया है वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, उससे संतोषजनक काम किया है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बीएलओ से एसआईआर में अभी तक जो काम हुआ उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड ये सही है ना कि कोई दिक्कत नहीं है उस काम में? नहीं, मैं तो 2-3 चैनलों पे बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे मुझे मौका नहीं मिला। मैंने तो कहा स्पष्ट तौर पे कि हम अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, बीएलओ से बेहतर काम समाजवादी पार्टी के बीएलओ ने किया है। ठीक है, और अभी तक संतुष्ट है ना? अभी तक संतुष्ट है ना? अभी तक बस ठीक है। तो बेईमानी के आरोप पर रुक जाइए थोड़ा सा अभी। नहीं, बेईमान वोट काट दिए जाते हैं, वोट काट दिए जाते हैं बोल रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं अभी तक संतुष्ट हैं हम यूपी में, तो रुक जाइए थोड़ा सा। तो सुनो, मैं तो उदाहरण के साथ, सबूत के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। क्या सबने नहीं देखा कि चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उनका पत्र होने के बावजूद सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था 9 की 9 विधानसभाओं में कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस जगह जगह बूथों के बाहर खड़े होकर मतदाताओं को लाठी फटकार के भगा रही थी। अच्छा, वोटिंग और मीरापुर में तो पिस्टल दिखा रही थी। के शर्मा, 2 महिलाएं जो वोट डालने जा रही थी, उन्हें पिस्टल दिखा रहे थे दरोगा जी। कोई सेंस है इस बात की? के शर्मा, आपका जवाब। के शर्मा, पहले ये ईडी की रेड पर आइएगा। ये बीच चुनाव रेड क्यों होती है, और अब से पहले भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, चुनाव के समय ये रेड क्यों होती है? के शर्मा, मानक जी, मैंने 10 मिनट से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का विलाप सुना। ये विलाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, छाती पीट सकते हैं और इधर उधर आरोप अच्छे शब्द तो होंगे नहीं के शर्मा के पास, उन्हें विलाप का अर्थ ही पता नहीं होगा। विचार रखना विलाप नहीं होता। नहीं, हाँ, चश्मा लगा के पढ़े लिखे से आदमी लगते हैं तो शब्द तो अच्छे प्रयोग करा करो, अच्छे शब्द में प्रयोग करो। नहीं, आप विलाप ही कर रहे हैं, विलाप से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मानक जी मुझे बोलने दीजिए। वो ठीक है, आपने शब्द पर आपत्ति जता दी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। हाँ, चलिए। नहीं, ये विलाप के सिवाय क्या कर रहे थे? इनके पास कोई तथ्य नहीं। और मैं इनकी समझ के लिए इतना बता दूं कि 75 साल के इतिहास में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये 75 साल तक इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की, ये समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो, जो
देश से धारा 370 को समाप्त कर सके और 35A को समाप्त कर सके। ये भाटी क्या बताएंगे? ये भाटी उसी को ढोते थे। शाबाश बेटा। इतना ही बदतमीज इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि अक्सर। हाँ, मैं तमीज में, मुझे तमीज नहीं आती भाटी। अरे हमें बहुत तमीज भी नहीं है यार। तुम बहुत तमीजदार हो, भाटी जी रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड भाटी जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड प्लीज। के शर्मा प्लीज, कम से कम आप तो हम कह ही सकते हैं एक दूसरे को, प्लीज आगे चलिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बदतमीजी से जिस व्यक्ति ने अभी यहां पर बात बोली हो और झूठ के झूठ बोला सरासर, उससे क्या तमीज से की बात करनी है? मैं तो फिर भी अच्छे शब्द उपयोग कर रहा हूं। बिलाप शब्द कौन सी गलत है? के शर्मा जैसे शब्द बोलेगा वैसे मिलेंगे वापस। अब मैं इतनी समझाना चाहता हूं, जो बोलेगा वो वापस मिलेगा साथ के साथ। शांत रहे। घोष मत देना, घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना। ये धमकी चमकी मत दिया। जो बोलेगा साथ के साथ लौटाऊंगा। बदतमीजी मत करना। हाँ, तमीज सीख के करो घर से। तुम उसी स्तर के हो। अगर माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी है तो समाज में सीख लेवल भी पता है। रुकिए ना, अगर माता पिता पढ़ा नहीं पाए, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, तेरे माँ बाप के देश को तमीज सीख नहीं है, बहुत बदतमीजी कर। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।